हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है। ये कविता बहुत सारे हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीएससी में भी है, हिंदी साहित्य में, यूजीसी नेट में भी आता है। उसके साथ साथ जितने भी आप टीचिंग के एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी नागार्जुन जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है पढ़ेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा हम बाबा नागार्जुन जी के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले नागार्जुन जी का जन्म तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी थे नागार्जुन जी। और इनका जन्म अपने ननिहाल में हुआ था, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। और इनका जो मूल नाम था, नागार्जुन जी का जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। बाद में इनका नाम जो है नागार्जुन से ये फेमस हो गए, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नागार्जुन जी ने प्रारंभिक जो उनकी स्थानीय शिक्षा थी वो संस्कृत विद्यालय में प्राप्त की। उसके बाद वाराणसी, कलकत्ता भी गए और सन 1936 में बाबा नागार्जुन श्रीलंका गए। 1936 में बाबा नागार्जुन श्रीलंका गए, वहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। यानी 1936 में नागार्जुन जी श्रीलंका गए, वहाँ पे बौद्ध धर्म उन्होंने सीखा, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद 1938 में 2 वर्षों के बाद 1936 से 1938 तक श्रीलंका में रहने के बाद बौद्ध धर्म को अच्छे से जाना, समझा उसको और उसको ग्रहण किया। उसके बाद वापस भारत लौट आए 1938 में। उन्होंने कई बार पूरे भारत का भ्रमण किया, इस कारण उनको फक्कड़ और घुमक्कड़ की संज्ञा भी दी जाती है। बाबा नागार्जुन राजनीतिक क्रियाकलापों के कारण, यानी राजनीतिक चीज़ों में जाने के कारण कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक पत्रिका तथा 1942 में उन्होंने विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। उनकी जो भाषा थी, चूँकि वो बिहार के रहने वाले थे, बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है, तो मैथिली भाषा में उन्होंने यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली भाषा में किस नाम से रचना करते थे? यात्री नाम से अपनी रचनाएं करते थे और मैथिली भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। मैथिली भाषा में उनकी जो प्रारंभिक रचना है वो एक कविता संग्रह है जिसका नाम है चित्रा, जो कि चित्रा नाम से जाना जाता है। मैथिली भाषा में उनकी काव्य संग्रह है जिसका नाम है चित्रा। ठीक है। नागार्जुन जी ने संस्कृत और बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की। इसके साथ साथ नागार्जुन जी की जो रचनाएं थी वो छंद मुक्त और छंदबद्ध दोनों तरह की कविताओं की रचना बाबा नागार्जुन ने की। ठीक है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया गया। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी दिया गया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। उसके बाद उनको राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया। बिहार सरकार की तरफ से उनको राजेंद्र
प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली साहित्य अकेदमी की तरफ से शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ था। तो बहुत सारे अवार्ड भी इनको दिए गए। और आइए अब जान लेते हैं बाबा नागार्जुन की प्रसिद्ध कृतियों के बारे में, काव्य कृतियों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो उनकी काव्य रचनाओं में सबसे पहले नाम आ जाता है युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजारों हजारों बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। नागार्जुन जी की बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बाबा नागार्जुन जी की बहुत ही फेमस कविता है बादल को घिरते देखा है, जो युगधारा में संकलित है। आज हम उसको ही पढ़ेंगे। इस कविता में बेसिकली बादल को घिरते देखा है कविता में नागार्जुन जी ने बादलों के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय का उन्होंने वर्णन किया है और बर्फीली पहाड़ी, घाटी, झील, झरने, देवदार के वृक्ष और जंगल, इन सारी चीज़ों का बाबा नागार्जुन ने वर्णन किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने किन्नर और किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण भी किया है। ये उनकी बेसिकली लद्दाख यात्रा के समय जब वो मानसरोवर घाटी में जाते हैं तो वहाँ पे बादलों को देख करके उन्होंने ये कविता की रचना की है, जिसका नाम भी उन्होंने बादल को घिरते देखा है रखा है। तो आइए बाबा नागार्जुन की ये कविता पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी कविता है, आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं, कविता शुरू करते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे, उनके शीतल तुहिन कणों को, उनके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो फ्रेंड्स, आगे की इन पंक्तियों में बताया गया है कि किस तरह सुंदर गिरी के शिखरों पे बादल घिर रहे हैं, छोटे छोटे मोती के जैसे जो कण हैं उसके वो कैसे मानसरोवर जो झील है उनके स्वर्णिम मतलब सुनहरे कमलों पे गिर रहे हैं, इसका वर्णन किया है नागार्जुन जी ने। और आगे की कविता पढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में, उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आकर, समतल देशों से आकर, पाउस की उमस से आकुल, पाउस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त मधुर विष
तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि जो हिमालय है उनकी जो छोटी बड़े कंधे हैं, मतलब हिमालय की जो चोटियाँ हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, उन पे बहुत सारी छोटी बड़ी जो झील होती है पानी की वो हैं, और उनका जो बादल जो नीला होता है उसकी वजह से जो झील के पानी का रंग है वो नीले रंग का दिखाई दे रहा है। उसमें उन झीलों में जो दूसरे देश से आए हुए हैं पक्षी वो क्या कर रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं। पाउस की उमस से आकुल का मतलब यहाँ पे है कि जब बारिश होती है उसके बाद जब धूप हो जाती है तो किस तरह की उमस होती है, मतलब एक तरह की जो चिपचिपाहट रहित गर्मी होती है उसको यहाँ पे पाउस की उमस कहा गया है। उससे व्याकुल होके जो पक्षी, जो हंस, बत्तख जो मानसरोवर में आकर के, झील में आकर के बसे हुए हैं, वो अपना खाना ढूंढ रहे हैं और हंस उसमें तैर रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है नागार्जुन जी ने। चलिए आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आगे की पंक्तियों में कहा गया है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विहरित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस चकवा चकई का बंद हुआ क्रुंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणल कहल छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी लंबी लाइन है, तो यहाँ पे जो बसंत ऋतु का सुबह सुप्रभात यानी जो सुबह हुई है उसका वर्णन करते हुए नागार्जुन जी ने लिखा है कि बसंत ऋतु का सुप्रभात था, यानी मौसम कौन सा था, बसंत का था, और सुबह हुई थी बहुत प्यारी सी, मंद मंद था अनिल बह रहा, मतलब धीमे, मंद मंद का मतलब धीमे धीमे हवाएं चल रही थी, अनिल मतलब हवा, हवाएं बह रही थी, ठीक है। बालारूढ़ की मृदु किरणें, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, बालारूढ़ मतलब सूर्य की मृदु किरणें, धीमी धीमी किरणें आ रही थी, और अगल बगल मतलब आसपास में स्वर्णिम शिखर, जो सूर्य की किरणें निकल रही थी स्वर्णिम, तो उससे क्या हो जा रहा था, शिखरों पे यानी पहाड़ों पे वो किरणें पड़ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे स्वर्णिम शिखर यानी पर्वत जो कि सुनहरे दिखाई दे रहे थे, उसको ही यहाँ पे नागार्जुन जी ने स्वर्णिम शिखर बोला है, ठीक है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवे का बंद हुआ
क्रुंदन। यहाँ पे चकवा चकई का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले करके नागार्जुन जी कहते हैं कि जो चकवा चकवई हैं उनको श्राप है कि वो रात में एक दूसरे से अलग रहते हैं, मतलब उनकी ब्रीहर की अवस्था होती है, एक दूसरे से अलग रहते हैं। और जैसे ही प्रातः होता है तो उनका प्रणय यानी मिलन हो जाता है। तो वही नागार्जुन जी वर्णन करते हैं कि एक दूसरे से अलग होकर रात भर वो रात उनको बितानी होती है, क्योंकि उनको ये श्राप है कि वो रात्रि में एक साथ नहीं रह सकते हैं और प्रातः ही उनका मतलब प्रणय कलह शुरू हो जाता है। जो मिलने पे व्याकुलता होती है, जो प्रसन्नता होती है, वो शुरू हो जाता है चकवा चकवई का। उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो जो सरोवर है और वहाँ पे जो शैवाल है उनकी जो हरी दरी मतलब हरी जो घास है उसके ऊपर चकवा चकवई का प्रणय मतलब मिलना कलह हो रहा है। इसको नागार्जुन जी ने वर्णित किया है। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें क्या बोलते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में 17 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उड़ने वाले निज के उन उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि दुर्गम बर्फीली घाटी मतलब जो घाटियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा दुर्गम है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, इतनी बर्फीली घाटियाँ हैं। उस पे बहुत सहस्त्र फुट ऊंचाई मतलब बहुत ज़्यादा जो ऊंचाई है उस पे उड़ने वाले जो परिमल पक्षी हैं वो दौड़ दौड़ के उधर जा रहे हैं। और उसी में जो कस्तूरी मृग है वो दौड़ दौड़ के इधर उधर कस्तूरी मृग के पास ही रहता है, लेकिन वो इधर उधर ढूंढता है और ढूंढ के परेशान होता है। तो उसी का नागार्जुन जी ने वर्णन किया है कि तरल तरुण कस्तूरी मृग को खुद पे ही चिढ़ते देखा है, अपने पे चिढ़ते देखा है। मतलब वो इधर उधर घूमता है, परेशान होता है, जब उससे नहीं मिलता है कस्तूरी तो वो चिढ़ता है खुद के ऊपर। आगे की लाइन देखते हैं, ये भी लाइन बड़ी है, ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कहाँ गया धनपति कुबेर वो, कहाँ गई उसकी वो अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत पर लगा हाथ क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भी सड़ जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि कहाँ गए धनपति कुबेर, वो कहाँ गई उनकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्यम प्रवाही गंगा जल का। यहाँ पे कालिदास जी का जो मेघदूत कविता है उसका भी जिक्र करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पे, क्या मेघदूत का कहीं पता लगा, हो सकता है कौन बताए वह छाया में, क्या पता बरस पड़ा होगा यहीं पे। ठीक है, मेघदूत यहीं पे बरस पड़े होंगे। जाने दो वह कवि कल्पित था। नागार्जुन जी यहाँ पे कालिदास जी की बात कर रहे हैं कि जाने दो वह कवि कल्पित था, यानी कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, नागार्जुन जी स्वयं की बात मतलब खुद की बात कर रहे हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पे, जो नभचुंबी यानी नभ मतलब आकाश, चुंबी मतलब चूमने वाला, जो कैलाश शिखर है जो इतना ऊंचा है कि आकाश को चूमता है, उसके ऊपर महामेघ जो घने बादल हैं उनको झांझलित मतलब आवाज़ के साथ, गड़गड़ाहट के साथ गरजते भड़कते देखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है महामेघ को झांझ नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। आगे की देखते लाइन में क्या है। सत सत निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में, स्वर्णिम द्वल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सिरे के सुघड़ गलों में, कानों में कुलवल लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खति कल्या में, पान पात्र द्रक्षा सौ पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपुदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पाल थी मारे, मदिराणु आँखों वाले उन्माद किन्नर किन्नरियों के मृदुल मनोरम, उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि सत सत निर्झर कल कल मुखारी देवदारू के कानन में सुशोभित धवल भोज पत्रों से एक बनी हुई कुटी है। मतलब भोजपत्र, धवल के भोजपत्र जो पत्ते हैं उनसे बनी एक कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुशोभित फूलों से कुंतल सजे, मतलब रंग बिरंगे फूलों से, सुंदर फूलों से सजा हुआ कुंतल यानी कान का जो बाली होता है वो पहने हुए इंद्र नील की माला डाले, और इंद्र नील मतलब नीले रंगों की माला पहने हुए, शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में, कानों में कुंडल लटकाए। ठीक है, कानों में कुंडल लटकाए हुए, सतदल कमल वेणी मतलब माला में जो है लाल कमल लगी हुई है, और कमल में पान पात्र, उनके पान रखने वाला जो पात्र होता है वो उनके पास है। सामने लोहित चंदन की तृप्ति पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छाल मतलब मृग का जो छाल है उसको पहने हुए हैं, और उस पे पालथी मार के मधुरारूढ़ मतलब आँखें, नशीली आँखों से आँखों वाले उन्माद किन्नर किन्नरियों को बाँसुरी, मधुर बाँसुरी बजाते हुए देखा है।
ठीक है। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने ये बताया है कि पत्तों से बनी हुई एक झोपड़ी है जिसके अंदर रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए किन्नर किन्नरियाँ हैं जिन्होंने नीले रंग की माला पहनी है, नशीली आँखें हैं उनकी, अपने वेड़ी में लाल वेड़ी मतलब गजरे में लाल कमल लगाए हुए हैं और वो नशीली आँखें हैं उनकी। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने मदिरा पान किया, ऐसी आँखें उनकी है। उनके पास ही वो मृग छाल के ऊपर पालथी मार के बैठे हुए हैं। उनके पास पान का पात्र पान रखने वाला जो बर्तन होता है वो रखा हुआ है और वो बहुत ही उन्माद है, बहुत ही मनोहारी दशा है उनकी और अपने आप में क्या बोलते हैं, अपने आप में मग्न हैं और कोमल कोमल अपने हाथों से जो है कि बांसुरी बजा रहे हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने ये बताया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।